नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एचआर ढाका यूट्यूब चैनल पर दो प्रकार की सीरीज चल रही है। एक सीरीज तो हमारी चल रही है 12th क्लास के बच्चों का हम सिलेबस कवर करवा रहे हैं, जिसमें हमने 3 चैप्टर कवर कर दिए। दूसरी हमारी सीरीज कंपटीशन एग्जाम के लिए चल रही है। उस कंपटीशन एग्जाम में हमारी सीरीज के अंदर फिलहाल हमने 13 टॉपिक कवर कर दिए, जिनमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रीवियस ईयर के अंदर कैसे क्वेश्चन आए हैं, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के हैं, जो हमारे 11th और 12th से किस प्रकार से संबंधित है, उसमें हमने 11th को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। अब 12th का हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पार्ट है वो भी हमने रिलीज कर दिया। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले तो हम बात कर ले। देखो, मैं मोटे मोटे तौर पर आपको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो 2018 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन क्या आया? 2018 में करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आया कि यदि आपके पास में कोई घन है और उस घन की प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध है, यहां मैं प्रतिरोध दिखा नहीं रहा हूं, प्रत्येक भुजा का जो प्रतिरोध है वो 2 किलो ओम है। तो इस घन के यदि एक यहां पर विकिरण के रूप में दे दिया था, यहां पर एक बिंदु ए दे दिया था, यहां एच दे दिया था, और पूछा था कि इस घन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इस प्रकार के जो परिपथ होते हैं उनको सरल करते हैं तो भी हम हल कर सकते हैं। जैसे इसको लंबा करे खींचे तो 3 शुरू में समांतर में, फिर बीच में 6 समांतर में, फिर 3 समांतर में, इस प्रकार के बाकी सीरीज में। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि जब आपको विकिरण के अकॉर्डिंग पूछे, तो विकिरण के अकॉर्डिंग जैसे ही पूछे तो विकिरण के अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है, उसका सूत्र होता है 10R/12। 10R/12। आर क्या है? प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो 10 गुणा आर की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 2 किलो ओम दे रखी थी, 2 किलो ओम और बटा 12। इसको जैसे ही हम हल करेंगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 5/3 किलो ओम आ जाएगा। यानी उसका जो आंसर था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, आप लिंक के जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लेना वहां से 2018 का पेपर। तो वहां से 5/3 ऐसा आ सकता है। आगे क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है? आपको पूछा जा सकता है कि यदि एज के यानी एक किनारे से संपर्क, जैसे ए यहाँ है, एक बिंदु बी यहां दे दे किनारे, तो किनारे से दे दिया जाता है। तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आपको ध्यान में रखना है, 7R/12 होता है किनारे के अकॉर्डिंग। और यदि एक फलक के ऐसे विकिरण में दे दिया जाए, ए यहाँ है और यहां पर कोई बिंदु सी दे दे, ए और सी के बीच में, और आर सभी भुजाओं का समान हो, तो आपको ध्यान में रखना है उसका सूत्र होता है कितना, 9R/12। तो ये हमारा एक क्वेश्चन 2018 में आया हुआ क्वेश्चन, और साथ में हमने थ्योरी को कवर किया। अब यदि एक दूसरा क्वेश्चन क्या आया था? दूसरा क्वेश्चन शक्ति के बारे में आया था कि यदि यहां से आई करंट प्रवाहित हो रहा है, यहां पर आपके पास में 1 ओम प्रतिरोध है और यहां पर आपके पास में कितना है, 2 ओम प्रतिरोध है। अब ऐसा क्वेश्चन, और उसके बाद में यहां पर आपसे 3 ओम प्रतिरोध है। प्रतिरोधों के सिरों पर जो शक्ति का अनुपात है वो आपसे पूछा था। तो जैसे ही आप आई करंट को, मैं इसको 1 मान लेता हूं, तो प्रतिरोधों के व्युत्क्रम अनुपात में ये धारा बंटेगी। तो 2/3 आई करंट है वो इसमें जाएगी, 1/3 करंट भी समान करके भी कर लेना, करंट इसमें जाएगी, 1 करंट इसमें जाएगी। अब शक्ति का डायरेक्ट आपको सूत्र होना चाहिए, P बराबर क्या होता है, I²R होता है, क्योंकि हमें I पता है, R पता है। तो अनुपात, जैसे ही हम अनुपात निकालेंगे, यहां पर अनुपात की बात करें तो I²R से जैसे ही हम अनुपात निकालेंगे तो I² यानी 2 का स्क्वायर 4/9 और इंटू R की वैल्यू 1। अनुपात की बात करें, अब यदि हम आगे वाले की बात करें तो 1/3 का स्क्वायर 1 या से 9 और गुणा में 2 अनुपात, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, मैंने वैसे आई लेोगे तो कट जाएगा वो, तो 1 और गुणा 3 हो जाएगा। अब यदि इसको हल करोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, 4/2 और इसको गुणा कर दो, 9×3 27 हो जाएगा। उसका आंसर था 4/2/27। ये क्वेश्चन 2018 के अंदर आए थे। इससे पहले जो हमारा एग्जाम हुआ था उसकी बात करें 2015 की, यदि हम बात करें 2015 में कैसे क्वेश्चन आए थे, बहुत इजी है। क्वेश्चन आया था कि यदि आपके पास में ऐसे 10 ओम है और उसके बाद में ऐसे इसने यहां पर 6 ओम दे दिया, फिर यहां से दे दिया इसने 4 ओम दे दिया, और बीच में से जोड़ दिया कितना,
10 ओम जोड़ दिया और उसके बाद में यहाँ आपसे ए और बी के बीच में पूछा था कि इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बहुत ही इजी था। तो 4 और 6 यह 10 हो जाते हैं। 10 10 10 यह कितना है, 3 जो प्रतिरोध है 10 10 ओम के, वो हमारे समांतर क्रम में है। तो हम समांतर क्रम वाला सूत्र लगा के 1/10 1/10 1/10 इस प्रकार से करेंगे तो हमारे पास में जो आंसर आएगा वो हमारे पास में 3/10 1/r इक्वल के बराबर आएगा। r इक्वल बराबर 10/3 इसका सही आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 10/3 आंसर। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ सकता है, 10th क्लास का विद्यार्थी भी इसे कर सकता है। 2015 की बात करें तो एक विभव मापी का क्वेश्चन आया था कि उसने कहा था कि दो सेल है जो सीरीज में जोड़े हुए हैं, E1 और E2 उनका विद्युत वाहक बल था और वो सीरीज में जुड़े हुए हैं और वो सीरीज में जब जुड़े हुए हैं तो वो कितनी दूरी पर संतुलित होते हैं, वो 8 मीटर की दूरी पर संतुलित होते हैं। यानी पहली कंडीशन में उसने 8 मीटर दूरी दे और फिर उसने एक कंडीशन डाली कि यदि हम कम विद्युत वाहक बल वाले सेल की ध्रुवता को बदल दे, यानी उल्टा कर दे प्लस माइनस, तो जो संतुलन की लंबाई है वो कितनी मीटर हो जाती है, 4 मीटर हो जाती है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा क्वेश्चन पहले में 8 सीरीज में जुड़ा था, फिर हमने क्या किया, ध्रुवता को बदल दिया। तो इसका कंसेप्ट होता है कि E1 प्लस E2 को कौन संतुलित करेगा, विभव प्रवणता x और कितनी लंबाई 8। और उसके बाद में उसने पूछा था कि 4 मीटर हो जाता है, तो जो हमारे सेल है उनकी जो विद्युत वाहक बलों का जो E1/E2 का रेशियो है वो अनुपात हमारा क्या है, ये क्वेश्चन था। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो दूसरी कंडीशन लगाएंगे हम E1 माइनस E2, तो विभव प्रवणता में हमारे पास में x गुणा 4 हम कर देंगे। जैसे ही समीकरण 1 और 2 समीकरण में भाग लगाएंगे x x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में E1 प्लस E2 बटा E1 माइनस E2 बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तिरछा गुणा आप कर देना। तो जैसे ही आप तिरछा गुणा करोगे तो यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा E1 प्लस E2 बराबर 2E1 माइनस का 2E2। ऐसे करो, आप पक्षांतरण कर दो, E1 को इधर ले आओ, तो यहां से हमारे पास में 3E2 बराबर E1 आ जाएगा। E1 बटा E2 जैसे ही आप निकालोगे आपके पास में 3/1 यानी 3:1 जिस ऑप्शन के अंदर था वो ऑप्शन आपका एकदम सही हो गया। ठीक है, अब यदि हम आगे बात करें, यह तो हो गई हमारे 2015 की बात। 2015 के बाद में एक एग्जाम हुआ था 2013 के अंदर हुआ था। उसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछे थे, तो उसके अंदर 2013 में एक तो हमारा क्वेश्चन था कार्बन प्रतिरोध का। कार्बन प्रतिरोध में उसमें पूछा था कि क्रम से नारंगी नीला पीला, नारंगी नीला पीला और सुनहरा, ये कलर दे रखा था। अब ये 12th क्लास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 12th क्लास के लिए भी कार्बन प्रतिरोध का कंसेप्ट है, कैसे याद रखते हैं। तो इसका याद रखने, उसमें पूछा था कि इस कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध कितना है। तो याद रखने का हमारा तरीका क्या होता है, हम पहले बी का मतलब ब्लैक होता है, बीबी रोने लगी जब हम ग्रेट ब्रिटेन गए, तो बीबी रोई ग्रेट ब्रिटेन, हमने कहा वेरी गुड वाइफ, और ला देंगे सोने चांदी के नेकलेस। तो यहां पर है सोना चांदी और नो कलर। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं। तो यदि हम बात करें तो यहां से 0 से हम शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद में यह तो टॉलरेंस साता को दर्शाने वाला है। अब दूसरे जो शुरू के 2 अंक होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, अंकों में आपके प्रतिरोध के मान को। तो शुरू में नारंगी, तो नारंगी का एक तो हमारे पास में 3 हो जाएगा, दूसरा अंक कौन सा है, नीला, तो ये हो जाएगा 6 गुणा, उसके बाद में तीसरा अंक हमारा, तीसरा कलर 10 की घात को प्रदर्शित करेगा, पीला, तो यहाँ पीले घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पर है 4 हो जाएगी, और प्लस माइनस सुनहरा, वहां पर सोना गोल्ड दे रखा था इंग्लिश में, तो 5%, यानी इसके लिए बात करें तो 5% साता होगी, इसके लिए 10, और उसके बाद में प्लस माइनस 20%। ये कलर कोड आपको हमेशा याद होने चाहिए। ऐसा क्वेश्चन 12th के एग्जाम में भी पहला क्वेश्चन आ सकता है आपका, दूसरा या एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर आ सकता है। और दूसरी बात, कलर कोड का जो क्वेश्चन है वो हमारा
किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है, तो वो आपको ध्यान में रखना है, कलर कोड आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में हमारा एक क्वेश्चन क्या आया था, मीटर सेतु पर क्वेश्चन आया था करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मीटर सेतु में क्या था कि यह जो प्रतिरोध है वो x है और यह प्रतिरोध है वो हमारे पास में y है। अब यदि संतुलन की लंबाई की बात करें तो x का मान है वो y से छोटा था और 20 सेमी पर यह संतुलित हो जाता है। तो पहली कंडीशन हमें दे दी कि 20, यहां तक ही पढ़ो, आगे पढ़ो ही मत। फिर वो क्या कहता है, तो हम कंडीशन लगाते हैं व्हाइट स्टोन ब्रिज वाली, x बटा 20 बराबर y बटा मीटर सेतु की सामान्यतः 1 मीटर होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा y बटा 80। तो यहाँ पर यदि हम इसको हल करें तो ये 4 बार कट जाता है। अब y बराबर हमारा कितना आ जाता है 4x। पहली कंडीशन y बराबर 4x। आगे क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि हम x को कितना कर दे, 4x कर दे, तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी। तो नई संतुलन लंबाई हम मान लेते हैं L और इधर वाली कितनी हो जाती है हमारी 100 माइनस L। यानी क्वेश्चन में दोबारा बोल देता हूं कि पहले x और y है, पहली कंडीशन में 20 सेमी पर संतुलित हो रहा है, और उसके बाद में यदि हम x को 4x में चेंज कर दे तो नई संतुलन लंबाई क्या होगी। तो पहली जो कंडीशन दे रखी है वहां से y बराबर हम 4x निकालेंगे। अब दूसरी कंडीशन जैसे ही हम निकालेंगे तो 4x बटा मान लेते हैं L, और उसके बाद में यदि हम बात करें y बटा यहाँ पर 100 माइनस क्या कर देते हैं L, यहां से y बराबर कितना रख देते हैं, हमें y बराबर रख देते हैं 4x। तो 4x बटा L बराबर हमारे पास में आ जाता है 4x बटा 100 माइनस का L हो जाता है, 4x से 4x कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास में इसको हल करेंगे तो 2L बराबर कितना 100 आ जाएगा, L बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। जिस ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर था वो ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारे कौन से ईयर के हो गए, 2013 के क्वेश्चन हो गए। अब यदि हम बात करें 2011 में किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो 2011 का सबसे टफ एग्जाम था, उसके अंदर जो क्वेश्चन आए थे बहुत ही कैलकुलेशन के आए थे। तो मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बता देता हूं कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से आया था कि 6 सेल है, 6 सेलों से कितने सेल, 6 सेल जोड़कर एक बैटरी बनाई गई है, जिसका यदि विद्युत वाहक बल की बात करें तो दो ईएमएफ के जो सेल है, यानी विद्युत वाहक बल उनका कितना था 2, और ऐसे 6 सेल जोड़कर एक बैटरी बनाई गई। और उसके बाद में आपसे पूछा गया था कि एक प्रतिरोध है, उस कैपिटल R में से उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है, इस बैटरी का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है। आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 0.015 ओम दे दिया आंतरिक प्रतिरोध, और बाह्य प्रतिरोध की बात करें तो वो आपको दे दिया था कितना 8.5 ओम। दोबारा बताता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो विद्युत वाहक बल वाले 6 सेल सीरीज में जोड़कर एक बैटरी बनाई गई, जिनका आंतरिक प्रतिरोध कितना 0.015 ओम है, और बाह्य प्रतिरोध R को इसके सीरीज में जोड़ा गया। तो कहते हैं कि R में से बहने वाली कितनी धारा है और टर्मिनल वोल्टता कितनी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए जब भी हम सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NE, यानी हमारे पास में कितना हो जाएगा NE बटा R प्लस NR, ये सीरीज का हमारा सूत्र सेलों के लिए हमें लगाना है। तो N का मतलब N हमारे 6 है, एक सेल की 2 बटा 8.5 ओम का बाह्य प्रतिरोध है, और यदि हम N की बात करें तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर दे के आंतरिक प्रतिरोध 0.90 आ जाता है। जब हम इसको हल करेंगे तो ये लगभग 4.1 ओम के पास आएगा। उसके बाद में यदि हम टर्मिनल वोल्टता V की बात करें तो वो हमारे पास में क्या हो जाएगा, V बराबर हमारे पास में E टोटल E इक्वल माइनस आंतरिक प्रतिरोध R और इंटू I हमारे पास में ये आ जाएगा। जो करंट हमने लिया है 4.1 ओम जो आया है। अब यदि हम बात करें E इक्वल तो हमारे पास में 12 वोल्टेज आएगा, और माइनस का R हमारे पास में कितना 0.015 ओम है, और उसको 4.1 ओम से गुणा करेंगे तो ये बहुत ही कम वैल्यू आएगी। लगभग जो उत्तर की बात करें तो वो लगभग हमारी टर्मिनल वोल्टता कितनी हो जाएगी 12 वोल्टेज ही हो जाएगी। तो ये हमारा टर्मिनल वोल्टता का क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन है आपको ध्यान में रखने हैं। अब यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से आया था। तो ये टफ क्वेश्चन तो नहीं है, यानी सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन आया था। तो ऐसे क्वेश्चनों पर आपको ध्यान देना है। फिर
एक क्वेश्चन आया था विभव मापी का। विभव मापी का क्वेश्चन इस प्रकार से था कि प्राथमिक जो परिपथ है, प्राथमिक परिपथ के अंदर एक सेल है विभव मापी का, उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो तो है 0, यानी आंतरिक प्रतिरोध इसका 0 है, और उस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, 2 वोल्टेज है। अब यदि हम बात करें L बराबर 10 मीटर है, L बराबर 10 मीटर है, लंबा कोई तार है। अब ये बात हमें क्यों दी, इतनी बात दे दी, तो इस बात से हम क्या निकालेंगे, इस बात से हम निकालेंगे विभव प्रवणता x, विभव प्रवण इकाई लंबाई पर विभव पतन। तो यहां से 2/10 की बात करें तो यदि हमारे पास में ये 0.2 हमारे पास में वोल्ट पर मीटर विभव प्रवणता आ जाएगी। अब यदि हम बात करें, फिर इसने क्या पूछा, इसने कहा कि एक कोई सेल है जो अज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल है, मानक सेल है एप्सिलॉन विद्युत वाहक बल का, वो 3.50 मीटर पर संतुलित हो जाता है। क्वेश्चन हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन था, पहले तो ये दे दिया तो उससे x, यानी ये संतुलित हो जाता है 3.50 पर। तो हम क्या लगाएंगे, x l बराबर एप्सिलॉन लगाएंगे। तो जैसे ही हम क्या लगाएंगे, x का मान हमारे पास में 0.2 दे रखा है और l का मान 3.50, उसके बाद में एप्सिलॉन, तो यहां से मानक सेल का एप्सिलॉन निकल के आता है 0.7 वोल्टेज आ जाता है, 0.7 वोल्टेज आ जाता है। अब क्वेश्चन को इस प्रकार से घुमाया उसने क्या कहा कि यदि हम इस सेल की जो हमारे पास में L है वो 2 मीटर बढ़ा दे, यानी L का मान 12 कर दे, तो ये जो संतुलन की लंबाई जो नई आएगी वो कितनी हो जाएगी। ऐसा हमारा क्वेश्चन था, एप्सिलॉन हो गया। अब नई कंडीशन में जब हम x निकालेंगे तो 2 तो था ही, लंबाई 12 हो गई, ये हो जाएगा आपके पास में 1/6, यानी x हमारा 1/6 आएगा। दूसरी कंडीशन में 1/6 गुणा x की बात करें तो जो संतुलन की लंबाई है वो हमें निकालनी है, मान लो L थी, और अब वो एप्सिलॉन को ही कंट्रोल करने की बात करें, एप्सिलॉन हमारे पास में कितना था 0.7, तो L हमारे पास में कितना आ जाता है 4.2। अब उसमें किस प्रकार के ऑप्शन थे, ऑप्शन ये थे कि जो नई संतुलन की लंबाई है पहले 3.5 है, 3.5 उससे 0.7 बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी 0.7 बढ़ जाएगी, यानी नई जो संतुलन की लंबाई है वो हमारे पास में कितनी हो जाती है 0.7 बढ़ जाती है। ऐसे हमारे ऑप्शन थे उसके अंदर, तो घट जाएगी बढ़ जाएगी, तो उसके अंदर जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि जैसे ही हम ये L का मान 12 मीटर करेंगे सेम कंडीशन के लिए, तो उसी सेल के लिए जो हमारी संतुलन की लंबाई है वो 0.7 मीटर है, बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, क्वेश्चनों की PDF है, उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से देख लेना। क्वेश्चन एक बार दोबारा बता देता हूँ, 2 वाला सेल है, ये प्राथमिक परिपथ है, वहां से x निकाला आपने, और कहा जाता है कि कोई मानक सेल है वो 3.50 मीटर पर संतुलित हो जाता है, तो वहां से यदि हम बात करें तो आपने निकाल दिया, ठीक है। अब एप्सिलॉन आपका 0.7 आ गया। अब ये कह रहा है कि हमने सेल जो विभव मापी का मीटर जो तार की लंबाई वो 12 कर दी, 12 करी तो चेंज हो गया x हो गया 1/6। उसी सेल को हमने क्या किया, कंट्रोल में लिया, संतुलन किया, तो 1/6 गुणा नई संतुलन लंबाई वो 0.7 के बराबर होगी, तो L बराबर 4.2। अब 3.5 और 4.2 की बात करें तो ये हमारे कितने का अंतर है 0.7 का अंतर है। तो ऐसा क्वेश्चन था। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो गए, 8 क्वेश्चन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के परिवेश ईयर के अंदर आए हुए थे। तो अब हम कुछ सूत्रों की जो बात है वो कर लेते हैं। देखिए, अब यदि हम सूत्रों की बात करें तो पहले तो आपको V बराबर IR वाला सूत्र हमेशा याद रखना है। V बराबर है, यदि हम V और I में ग्राफ खींचे तो ये जो सीधा ग्राफ आएगा ये हमारा tan थीटा होगा, वो V/I हो जाएगा, और वो किसके बराबर होगा, प्रतिरोध के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में अगले सूत्र की हम बात करें, प्रतिरोध की बात करें, तो प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, रो गुणा लंबाई के समानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो रो होती है प्रतिरोधकता, ओम इंटू मीटर वाली, ये क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के लिए सेम रहती है,
तार को यदि हम लंबा कर दे, काट दे, तोड़ दे तो ये रो है वो चेंज नहीं होती है। अब यदि कभी कहा जाता है तार की त्रिज्या इतनी कर दी, लंबाई इतनी कर दी, तो वहां पर हमेशा क्या लगाना चाहिए आपको, A1 L1 बराबर आयतन कांस्टेंट करके A2 L2 वाला कंसेप्ट लगाना चाहिए। और यदि हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध होता है वो हमारा टेम्परेचर पर किस प्रकार से निर्भर करता है। तो R टेम्परेचर की बात करें तो वो हमारे पास में शुरू का R0 1 प्लस का अल्फा डेल्टा T, अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है जो चालकों के लिए हमारा धनात्मक होता है और कुचालकों के लिए क्या होता है, और अर्धचालकों के लिए, कुचालकों और अर्धचालकों के लिए अल्फा है वो नेगेटिव होता है। इस प्रकार से इनको अदला बदली करके अल्फा का जैसे आपसे पूछा जा सकता है, अल्फा का मान पूछा जा सकता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। प्रतिरोधकता भी ताप पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोधकता की यदि हम बात करें तो वही सूत्र आपको ध्यान में रखना है, रो टी बराबर रो नॉट 1 प्लस का अल्फा डेल्टा टी टेम्परेचर में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, इस पर यदि हम बात करें। उसके बाद में यदि हम अपवन वेग की बात करें तो वह भी आपको सूत्र हमेशा ध्यान में रखना है। अपवन वेग v बराबर u प्लस at से आया और a हमारा क्या होता है, बल बटा e गुणा e, बल बटा e, और यहाँ पर v बराबर u प्लस at, तो विश्रांति काल है, तो अपवन वेग का यह भी आपको सूत्र याद होना चाहिए। और इसको यदि हम इस प्रकार से चेंज करें तो ई टो बटा एम की बात करें इंटू ई करें, तो ये जो ई टो बटा एम है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, गतिशीलता भी बोल सकते हैं। ई टो बराबर म्यू ई, तो इस प्रकार के सूत्र आपको हमेशा ध्यान में रहने चाहिए। आगे यदि अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध की यदि हम बात करें तो वो हमारे संबंध क्या हो सकते हैं, आई बराबर हम जानते हैं एन ई ए वी डी होता है। अभी हमने एन ई ए वी डी का हमने सूत्र पढ़ा क्या, ई गुणा टो बटा एम होता है, तो एन ई स्क्वायर टो बटा एम और ई इंटू ए, ये भी सूत्र आपको ध्यान में रखना चाहिए। ए को यदि हम बटा में ले आ जाते हैं तो आई बटा ए बराबर क्या हो जाता है, एन ई स्क्वायर है टो बटा एम इंटू ई, तो आई बटा ए क्या होता है हमारा जे होता है, धारा घनत्व होता है, तो जे बराबर इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा ई बोलते हैं। तो इस प्रकार से ओम का नियम भी हम व्युत्पन्न करते हैं, जे बराबर सिग्मा ई। यहां से इतने कंसेप्ट जो हमारा सिग्मा है वो यदि हम बात करें, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बटा एम आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए। सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बटा एम ध्यान में है, तो रो बराबर क्या हो जाता है उल्टा एम बटा एन ई स्क्वायर। तो हम जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टो का मान होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, और टो का मान यानी श्रांति काल है, टकराने की जो समय है वो घट जाता है, उसे चालकों की जो प्रतिरोधकता है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। अर्धचालकों में क्या होता है, टो का मान तो घटता है लेकिन एन का मान है वो हमारे पास में एन का मान और ज्यादा बढ़ जाता है, एन का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो रो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये कंसेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अपवन वेग वाले ये जितने भी सूत्र हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में आपको कलर कोड का आर की बात करें तो कलर कोड का भी क्वेश्चन आपको बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, और उसके बाद में सादा सोना चांदी नेकलेस वाला वो भी आपको कलर कोड का क्वेश्चन आ सकता है, वो हमेशा आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करें तो यदि हम सेलों को जोड़ दे सीरीज कॉम्बिनेशन में तो सूत्र होता है हमारा एन ई बटा बाह्य प्रतिरोध आर प्लस का एन आर। ये कब काम में लेते हैं, जब आर का मान क्या होता है, आर का मान बहुत ही कम होता है। और उसके बाद में यदि हम बात करें उसके लिए समांतर क्रम में तो एप्सिलॉन चेंज नहीं होगा, बटा आर प्लस का यहाँ से हो जाएगा आपका कितना, आर बटा एन का सीरीज कॉम्बिनेशन जोड़े तो वहां से जो सेलों का संयोजन है वो भी आपके कोर्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। उसके बाद में यदि हम बात करें शक्ति की तो P बराबर आई स्क्वायर आर भी सूत्र आपको ध्यान में रखना है, और बाकी इससे जितने भी बनते हैं आपके पास में VI वगैरह जो भी सूत्र बनते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और छोटे छोटे जो कंसेप्ट है, जिस प्रकार से एक HP के अंदर कितने वाट होंगे तो इस प्रकार के 746 वाट होंगे, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। फिर यदि हम किरचॉफ के प्रथम नियम की बात करें तो जितनी करंट किसी संधि पर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, और
इस प्रकार के जितने भी कंसेप्ट है, दूसरा नियम है किसी भी प्रतिरोध में यदि हमें प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टताओं का बंध परिपथ होगा तो उसमें जो वोल्टताओं का योग होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारे जो बैटरियां लगी होगी उनके विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर हो जाएगा। व्हाइटस्टोन सेतु पर आपको बहुत ही ज्यादा फोकस करना है। व्हाइटस्टोन सेतु के अंदर जाए, जैसे मान लो ये हमारे पास में कोई व्हाइटस्टोन ब्रिज है। वैसे तो मैं इतना फास्ट इसलिए बता रहा हूं कि आपको पीडीएफ का जो सूत्रों की हमारी पीडीएफ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होता है। तो यदि हम बात करें पी क्यू आर एस की बात करें, ये पी बटा आर बराबर क्यू बटा एस होता है, या पी बटा क्यू बराबर आर बटा एस होता है। कैसे आप इसको पढ़ सकते हो। मीटर ब्रिज के भी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीटर ब्रिज पर आपको ध्यान में रखना है कि जितने का यहाँ पर जैसे मान लो हमारा आर है तो आर पर एल होती है, तो एस प्रतिरोध होता है, तो 100 माइनस है एल। इस प्रकार डायरेक्ट सूत्र, चाहे आप एस का याद रखो चाहे मत रखो, इस प्रकार से कंपैरिजन में आपको ध्यान में रखना है। और विभव मापी की बात करें तो विभव मापी भी बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि विभव मापी में जो एक्स होता है उसके सूत्र यदि प्राथमिक प्रति ई प्राइमरी बटा टोटल लंबाई से हम निकालते हैं, और इसका सूत्र आई आर बटा एल भी बन जाता है। आर को यदि हम चेंज करें किसमें, रो एल बटा ए में चेंज करें, तो इसका सूत्र इस प्रकार से भी बन सकता है आपके पास में क्या, आई बटा एल है, यहाँ से रो एल बटा ए, तो ये एल से एल कैंसिल हो जाता है, रो आई बटा ए एरिया आपको दे रखा है तार का। तो भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। थोड़ी गर्मी ज्यादा है। फिर यदि हम बात करें अगले कंसेप्ट की, तो जो फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो विभव मापी हो गया हमारा, मीटर सेतु हो गया। फिर अंशांकन वगैरह उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमीटर का अंशांकन है, वोल्ट मीटर का, उनमें जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं वो आपको ध्यान में। और एक हमारा कंसेप्ट ये है कि अधिकतम जो शक्ति संचरण का जो नियम होता है, P बराबर E प्लस का ये R प्लस का R का स्क्वायर इंटू R होता है। तो सबसे ज्यादा अधिक शक्ति का जो संचरण होगा वो कब होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है जब R बराबर क्या हो जाता है, अधिकतम शक्ति संचरण की जो प्रमेय की बात करें वो E स्क्वायर बटा 4R स्क्वायर, ये आपको ध्यान में रखना है। 4R हो जाएगा। यदि R बराबर यदि हम R करें तो ये कैंसिल हो जाता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो सूत्रों को मैंने देखो, मेरा काम ये था कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन उससे आपको अवगत करा दिया जाए, ताकि जब भी आप पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो आपके माइंड में होने चाहिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में, चाहे लैब असिस्टेंट हो उनके अंदर जो क्वेश्चन हमारे आ रहे हैं, चाहे यही आपके इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे नेट फिजिकल साइंस के अंदर आते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर आप कमांड बनाते रहिए। सूत्रों की जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां से सूत्र देखिए। वैसे जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, पहले जब मैं पढ़ा रहा था तो सीधे जो शॉर्ट नोट्स मेरे बनाए हुए शॉर्ट नोट्स, तो शॉर्ट नोट्स हमेशा खुद को बनाने चाहिए। खुद के शॉर्ट नोट्स एग्जाम के समय में काम आते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल एचआर ढाका को आप सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक आप इस चैनल को पहुंचाइए और लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ाइए, ताकि मैं आने वाले समय के अंदर और अच्छा प्रोग्रेस कर सकूं। पहले जब मैं ड्यू रिकॉर्डर से वीडियो बना रहा था तो बहुत कम आपके समझ में आ रहा था। अब मैंने स्टैंड भी लिया है, बोर्ड भी लिया है, वो सारी व्यवस्था करी है आपके लिए। और गर्मी के अंदर ये देख लो थोड़ा थोड़ा पसीना भी आने लग गया। तो उसके लिए यदि हम क्या कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, ताकि ये लॉकडाउन का जो समय है अभी 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, और आगे भी स्कूलों के लिए, टीचर्स के लिए और ये आगे मतलब बढ़ने वाला है। तो आप इस समय का सदुपयोग करिए और घर बैठकर मेहनत करिए, कुछ पढ़ाइए, यूट्यूब पर कुछ करिए या खुद कुछ कंपटीशन के लिए करिए। जो इस समय के अंदर मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा ना, उसी की आने वाले समय के अंदर जीत होने वाली है। ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कट कर देता हूं। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, इस समय का सदुपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि फालतू में टाइम पास कर दिया। तो चाहे आप फिजिक्स के ये सूत्र आप पढ़ो,
मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे पीछे वाले वीडियो भी देखिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जुड़े रहिए मेरे साथ। तो नमस्कार साथियों, तो जो हमने अभी वीडियो एक बोर्ड पर शूट किया था, उस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ में बता देता हूँ। 12 ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लो 12वां क्वेश्चन। इसका आंसर हमने घन वाला था, उसमें 5/3 आंसर हमने हल किया। उसके बाद में 13वां क्वेश्चन था शक्ति वाला, उसमें 4 2 27 वाला हमने हल किया। उसके बाद में मैं समझा दिया, तो केवल पीडीएफ आप क्वेश्चन समझ लीजिए और खुद हल करिए। उसके बाद में यदि हम बात करें तो ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन था, जो 6 लेड एसिड संचायक सेल वाला, वो उसका हमने 1.4 एम्पियर 12 वोल्टेज वाला किया था। उसके बाद में हमने हल किया था कौन सा, ये क्वेश्चन 2011 में, आप विभव मापी वाला, ये आंतरिक प्रतिरोध दे रखे हैं, तार की लंबाई दे रखी है, तो ये विभिन्न कंडीशन वाला, तो इसका आंसर था 0.7 मीटर बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन हमने कर दिया। फिर एक क्वेश्चन हमारा 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो 2013 में आया हुआ क्वेश्चन ये मीटर सेतु वाला, जिसके अंदर हमारा 50 सेमी आंसर आया था। फिर यदि हम बात करें इसके अंदर वो कलर कोड वाला, तो नारंगी, नीला, पीला और सुनहरा, तो इसका जो आंसर नंबर 1 है वो हमारा आंसर आया था। फिर यदि हम बात करें कि ये सीरीज प्रतिरोधों के संयोजन वाला था, तो इसमें हमारा 10/3 आंसर आया था, ये हमने किया था। ये हमारे 8 क्वेश्चन है, और ये 2015 में आया हुआ है कि यदि संतुलित होता है E1 + E2 वाला 8 और 4, जिसमें हमारा 3:1 आंसर आया था। और फिर ये आज हमने कौन सा टॉपिक किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस के अंदर हमारा टॉपिक लग रहा है, तो उसके बारे में हमने चर्चा की। करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो ये कैपेसिटेंस के बाद में 20 नंबर टॉपिक है हमारा, उसके बारे में हमने चर्चा की। थोड़े हम सूत्र देख लेते हैं। तो ये सूत्र है वो आप देख लो, ओम के नियम का सूत्र है, प्रतिरोध पर निर्भरता वाले ये सूत्र है। ये कलर कोड वाले 2016 में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको आप देखिए। चलो फोटो को थोड़ा नीचे ले आता हूँ। उसके बाद में यदि हम बात करें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, I = V अलग अलग, ये आप थोड़ा पॉज करके देख लेना। और बाकी लिखे हुए हैं प्रतिरोधकता के जो सूत्र है, I बराबर जो भी सिग्मा के जितने भी आपके सूत्र आ रहे हैं, वो प्राथमिक सेल कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, खुले परिपथ में ये सेलों का संयोजन वगैरह, ये सारे सूत्र मैं तो केवल पीडीएफ आपके स्क्रॉल कर रहा हूँ। बाकी सूत्र आपको लिखने पड़ेंगे, याद आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये जितना आप समझ सकते हो उतना समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आगे वाला हमारा वीडियो कौन सा होगा, कैपेसिटेंस पर तो हमने देख ही लिया, तो ये मैग्नेटिज्म है और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमारा वीडियो होगा। तब तक ये वीडियो देखते रहिए, मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है।